हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक से क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो बात आती है सबसे पहले क्या कि अगर हम लोग पहले बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता। केमिकल काइनेटिक्स तो नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा अटक रहा है क्या, हल्का हल्का? नहीं। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी रिएक्शन के रेट रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं वो, और रिएक्शन मैकेनिज्म की जो बातें होती हैं वो हम लोग क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री या साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर और उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके की है, इसकी बातें करी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हल्का हल्का सा अटक रहा है थोड़ा थोड़ा, और चलो ठीक है, चमक भी आ रही हल्की। एक मिनट को पॉज करता हूँ। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक अगर रिएक्शन अपनी तरफ से कंसीडर कर लें, कोई क्या कि कोई ए है जो क्या बना रहा है, बी। माने ए क्या है, रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बना रहा है कौन, बी बना रहा है। तो एक बात बताओ कि अगर ये कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो धीरे धीरे क्या रिएक्टेंट को कम होना चाहिए, टाइम के साथ कम होना चाहिए, टाइम के साथ कम होना चाहिए। माने इसका रिश्ता टाइम के साथ है, हाँ है। तो हमने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो क्या थी, ए थी। कंसंट्रेशन क्या थी, ए थी। तो क्या होगा, ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी टाइम के साथ, घटेगी। तो इसको क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ डिक्रीज करना चाहिए तो हम लोग कहें कि कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज किसके साथ, टाइम के साथ। तो डेल्टा टी लगा दिया टाइम के साथ। क्या कहलाता है, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये कौन सा रेट होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखने वाली बात यह है कि ये क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा, डिसअपियर होगा। डिसअपियर होगा तो हम लोग यहाँ पे साइन अप्लाई करेंगे, क्या, माइनस। ठीक, जहां डेल्टा ए होगा क्या, डेल्टा ए होगा ए टू माइनस ए वन। ए वन क्या है, ए वन माने किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन इतनी है और कुछ टाइम बाद कंसंट्रेशन इतनी हो गई, तो इसमें कौन बड़ा होगा, ए वन बड़ा होगा, ए टू छोटा होगा। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू आएगी जब यहाँ रखोगे तो इस माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माने रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर इसकी बात करें तो आर एवरेज क्या देने वाला है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। जहां डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, बी टू माइनस बी वन। किसी टाइम पे जब ये B1 था और बाद में B2 बना, तो प्रोडक्ट तो लगातार बन रहा है, बन रहा है माने ज्यादा हो रहा होगा कौन, B2। B2 क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आर एवरेज है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। माने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इक्वल होगा। माने कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें आर एवरेज की, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि हम लोग एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं। मान लो कि ये तुम एक कार चला रहे हो कोई, और तुमने कहा कि भाई साहब ये कार जो है ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली, और टाइम लिया इसने कितना, 2 आवर्स का। बोलो, ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 100, और टोटल टाइम कितना लिया, 2 आवर। ठीक है, तो हमसे कहे कि एवरेज स्पीड बताओ।
तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज स्पीड तो भाई साहब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा 100 और टोटल टाइम कितना होगा 2 डिवाइड क्या कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर कट मैटर है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दिक्कत वाली बात ये है कि एक बात बताओ, हो सकता था कि वो व्यक्ति पहले आधा घंटा जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा हो, कोई अगला जो है वो 200 से चल रहा हो, कोई अगला 50 से चल रहा हो, कोई 100 से चल रहा हो, ऐसा हो सकता था। इसका मतलब कि जो एवरेज स्पीड है वो अलग बात है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड अलग हो सकती है तो उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, वो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसको हम लोग शो करते हैं किससे डी लगा के, ऐसे जब जब भी डी का यूज होता है ds/dt, तो ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और एवरेज के लिए क्या लगते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग वापस से अपने पॉइंट पे पहुंचे कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो हम लोगों ने लिखा वो क्या लिखा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ये क्या है डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ये है कौन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो रिएक्शन थी इसमें सिचुएशन हमने तुम्हें दे दी कि यार कोई रिएक्टेंट ए है जिसके नंबर ऑफ मोल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए, और बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, जैसा हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि कोई 2HI है तो H2 प्लस I2 बना रहा, इस टाइप का कुछ है। चलो, तो हमने कंसीडर कर ली इस तरीके की कोई रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो अब हम लोग जब भी रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, एवरेज की नहीं। तो आर इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आर क्या होगा, ये क्या है रिएक्टेंट, ये भी क्या है रिएक्टेंट, माने डिसअपियर होंगे टाइम के साथ, डिसअपियर होंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे -1/a डी ए बाई डी टी। ठीक, माने जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था उसको हम लोग कहाँ ले आए यहाँ, और ऐसे ये क्या हो जाएगा -1/b डी बी बाई डी टी। और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव भी लिखेंगे 1/c और डी कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइड बाय t, और ये 1/d कंसंट्रेशन डी बाई क्या करेंगे dd, और ये क्या होगा dt। ठीक, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या कि जो कंसंट्रेशन क्या हो रही है टाइम के साथ बढ़ रही है या घट रही है, तो इंक्रीज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी इंक्रीज किसकी करती है प्रोडक्ट की, और डिक्रीज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम is defined as rate of reaction। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखने वाली बात ये थी कि जो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन कंसीडर एक किया था सिंपल सा कि A गिव्स B, तो हमने लिखा कि जो R है वो -dA/dt है और ये dB/dt है। अब देखो ये है क्या, ये है ऊपर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, तो मोल पर L लिख दिया, और नीचे कौन बैठा टाइम,
तो इसका यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड। तो जो यूनिट बनी वो क्या बनी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। तो इसको ध्यान रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बन जाएगा ये। अब आते हैं आगे, बात आई कि रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसको कुछ चीजें क्या कर रही होंगी, अफेक्ट कर रही होंगी कि कब ये बढ़ सकता है कब ये घट सकता है। तो हम लोग बात आ गई कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, हल्का हल्का सा लैग आ रहा है बीच में कभी कभी। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने बोला कि जो रेट था वो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर था। तो ये जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात चलती जाएगी। या फिर हाँ ऐसे ही ले लो, काय के लिए इससे ज्यादा भागने की जरूरत है। तो कंसंट्रेशन क्या कराएगी, जितनी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होता जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं, हम लोग मान लो कि कुछ भी करते हो, टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है, ये हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं हमेशा। तो प्रोसेस चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, चाहे एंडो चाहे एक्सो, इससे लेना देना नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिएक्शंस होंगी वहां क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक। प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मान लो हम लोग एक बलून ले लें, या मान लो कि कोई सिलेंडर है, पिस्टन लगा दिया, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। किसी भी चीज का वॉल्यूम कम होगा तो वहां पे कंसंट्रेशन की मात्रा क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, कम। वॉल्यूम कम होने से कंसंट्रेशन क्या होगी, और कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक। चलो, सरफेस एरिया, एक बात बताओ कि एक मोटी लकड़ी जलाना आसान है कि लकड़ी के बुरादा को जलाना आसान, मतलब लकड़ी का बुरादा तेजी से जलेगा ना। तो माने कि अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ लाइट, हम लोग देखते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी पाई जाती हैं नेचर में जो केवल लाइट की प्रेजेंस में काम करती हैं, और डार्क अगर है सिचुएशन तो वहां पे काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि लाइट है तो काम हो रहा, इसका मतलब लाइट है तभी रेट बढ़ रही, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे। इसका मतलब कि ये भी क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगी। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, कैटलिस्ट एक कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किन्हीं रिएक्टेंट से मिलाओगे तो वो या तो तेजी से रिएक्ट करेंगे या तो स्लो। तो तेज रिएक्ट करने वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, कुछ जो रेट को डाउन कर देते हैं वो नेगेटिव। तो अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। जनरली अगर कैटलिस्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज में मैक्सिमम क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। माने कोई चीज अगर इंक्रीज करती दिख जाए तो हम लोग को समझ जाना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। केवल वॉल्यूम पे ध्यान देना है कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। ये बात एकदम स्पष्ट रखनी है दिमाग में। देखो, हर चीज के बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था, लेकिन वॉल्यूम ऐसी चीज हमको दिखाई दी जिसके घटने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है, ठीक है। चलो, अब आओ आगे, आगे आएंगे तो अगर हम लोग एक काम करें, एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ बनाएं जहां हम लोग लिखें कि ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ले लेते हैं, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो एक बात बताओ, जो रिएक्टेंट था वो पहले ज्यादा था, टाइम के साथ क्या हुआ, कम हो गया। अच्छा, तो रिएक्टेंट पहले ज्यादा था माने पहले ही हाई थी वैल्यू, टाइम के साथ क्या हो रही, डाउन हो रही। कोई भी दो पॉइंट अगर तुम इसे पकड़ लोगे, मान लो कि हमने ये दो पॉइंट पकड़ लिए, इन दोनों पॉइंट को तुमने यहां जोड़ा और यहां जोड़ा, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे जो है वो R1 है, इस R2 मान लेते हैं यहाँ पे R1, और टाइम जो है वो क्या है, dt ले लो, चाहे जो ले लेना हो, टाइम इस एक्सेस पे कौन ले रहा है, हम टाइम। तो जो R एवरेज होता है वो क्या होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लेना है, R, और ये कौन होता है नीचे, डेल्टा T, और माइनस लगा रहता है। माइनस क्या करेगा, R2 माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले होंगे, R नहीं, ये समय के साथ आगे बढ़ रहा है ना, तो हमने R1 इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं R1, और इसको कर लेते हैं R2। तभी R2 माइनस R1 करेंगे तो देखो वैल्यू छोटी आएगी ना, और फिर हम लोग को जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, तो अगर हमसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए जो ग्राफ होता है उस पर कहीं भी टेंजेंट मारो और स्लोप ले लो। टेंजेंट का क्या करेंगे, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा ही क्या होता है, स्लोप। तो जो आर इंस्टेंटेनियस होगा वो किसकी वैल्यू होगी, स्लोप की। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे टेंजेंट जो कर्व है वो ऐसा है, तो जो टेंजेंट जाएगी वो ऐसी जाएगी। अगर ये कर्व ऐसा होता तो टेंजेंट ऐसी जाती जाती। तो अगर कोई लाइन ऐसी है तब तो उसका स्लोप कैसा होता, पॉजिटिव, और कोई लाइन अगर ऐसी है तो सॉरी ऐसी है तो स्लोप कैसा होता, निगेटिव। इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, इस बात को हम लोगों ने पढ़ रखा है 11th में। चलो, तो हम लोग आ गए आगे, क्या आ गए हम लोग, कि अगर इसका आर इंस्टेंटेनियस लेंगे तो स्लोप लेंगे, और स्लोप कैसा मिलेगा, इस स्लोप की वैल्यू जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होने वाला होगा, पॉजिटिव। अगर इसी ग्राफ को हम चेंज कर दें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ अगर चेंज कर दें और यहाँ पे क्या रख दें इस एक्सेस पे, टाइम, तो क्या होगा देखो, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या पहले था, नहीं था, तो पहले प्रोडक्ट था ही नहीं, और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी ना। तो क्या करें, कैसा बनना चाहिए, टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती चली जा रही होगी। तो इस तरीके का ग्राफ, या और कर्व बनाने का मन हो तो और कर्व भी बना सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लो, ऐसा बना दिया। अब यहाँ पे टेंजेंट तुम कोई भी दो पॉइंट लेके आर एवरेज निकाल सकते हो, जैसे यहाँ निकाला, ऐसे ही कहीं भी टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है टच करती हुई लाइन, ऐसे बनाई, और उस टेंजेंट का जो ये एंगल बना अंत में, यहाँ से क्या निकाल लोगे, टेन थीटा, तो तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। और क्या निकल जाएगा इससे, आर इंस्टेंटेनियस। तो अगर आर इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो जो आर इंस्टेंटेनियस होगी यहाँ पे वो क्या होगी, देखो ये लाइन हटी नहीं, क्यों, दोबारा बना देते हैं। जो आर इंस्टेंटेनियस होगी यहाँ पे वो क्या होगी, स्लोप के बराबर, और जो आर एवरेज होगा वो क्या होगा, डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा ऑफ टी। बताओ, ठीक है। चलो, अगली बात आती है कि अब रेट लॉ क्या होता, व्हाट इज रेट लॉ। तो रेट लॉ की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी गिव्स सी, तो रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए लिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा कुछ कंसीडर कर लिया, अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहे, कुछ एक जनरल बात है। फिर देखा गया कि अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता ए प्लस बी बी, तो ये देखा गया कि अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख दें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए पावर, और बी में कुछ पावर्स आ रही हैं जो कि पावर कैसी हैं, कुछ
अलग ही टाइप का माहौल है। माने यहाँ पे कोफिशिएंट्स ए और बी हैं, लेकिन यहाँ पे पावर ए या बी आ सकती थी, हो सकता है कि इसके अलावा कुछ आ जाए। तो हमने कुछ पावर्स कंसीडर कर ली कि ये अल्फा है, ये बीटा। ठीक, तो ये कुछ पावर्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी जाती हैं। ये हो सकता है कि अल्फा ए के बराबर हो जाए और हो सकता है ना भी हो सकता है बीटा बी के बराबर हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो इसको हम लोग, ये जो इस तरीके से लिखा गया, ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पिछले साल पढ़ रहे थे वहां पे देखा, तो ये जो हमको एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशन मिला, इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन ये आया था, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्ट आई है तो इक्वल लगाएंगे, कांस्टेंट लाओ, कांस्टेंट जो आएगा उसको लगाया हमने के, और ये बना ए पावर अल्फा और बी पावर बीटा। कुछ इस तरीके का माहौल ले लिया हमने, मान लिया। तो ये जो दिख रहा है हमको, यही क्या होता है, रेट लॉ। माने ये एक्सप्रेशन ही क्या है, रेट लॉ है। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही, डेफिनेशन कह रही कि भाई साहब, द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन in which reaction rate is given in the terms of molar concentration of reactants। केवल reactant की बात हो रही, प्रोडक्ट का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। reactants with each term raised to some indices, कुछ पावर्स हैं उनके ऊपर, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reactants in balanced chemical equation। हो सकता है कि जो अल्फा है वो ए के बराबर हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं। ऐसे ही हो सकता है कि जो बीटा है वो बी के बराबर हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक, और अगला जो लेक्चर आएगा उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अल्फा प्लस बीटा का सम है यही क्या बनाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहां पे अच्छे से बात बताई जाएगी। तो ये हमको मिला रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़े तो बात आई रेट कांस्टेंट की। हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट के। अच्छा, ये के बारे में हम लोगों ने बात ही नहीं करी यहाँ पे कि के क्या है, व्हाट इज के। के इज द रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर रखी हमने, के। कुछ मान लिया कि ए था, हमें नहीं पता कि ए की पावर क्या है, तो हमने कुछ अल्फा ले ली। ये बी है, इसकी पावर ले ली हमने बीटा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाए, 1, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जो के होगा इसको यूनिट के साथ लिखने की जगह हम लोग लिखते हैं केवल 1, कि यूनिट वैल्यू है, नहीं तो दिमाग नाच सकता है थोड़ी देर बाद। तो हमने लिखा कि अगर कंसंट्रेशन ए और बी की कितनी है, 1 है, तो ऐसी सिचुएशन में जो के होगा वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। माने कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स है, इज इक्वल्स टू 1 और हैव यूनिट कंसंट्रेशंस, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। माने अगर हम लोग इसको डिफाइन करें कि रेट कांस्टेंट is defined as rate of reaction if molar concentration of reactants have unit values। वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यूनिट। तो ऐसी सिचुएशन में जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। और रेट कांस्टेंट को ही हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। ठीक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आई कि जो रेट कांस्टेंट है उसका कोई यूनिट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका यूनिट, कि यूनिट क्या होता है। देखो, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो देखो ये क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n और सेकंड का
इनवर्स। ठीक, जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हमसे कह दे कि ऑर्डर कैसा है, जीरो, तो हम लोग n की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करो जरा। अगर n की जगह जीरो रखा तो हमको मिलेगा मोल पर लीटर, तो लीटर को ऊपर भेज दिया, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर ये हो जाए फर्स्ट ऑर्डर, क्या हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अब बताओ, वन माइनस वन जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो वैल्यू वन, तो सेवा समाप्त हो गई, बचा कौन, सेकंड इनवर्स। अच्छा, अगर मान लो सेकंड ऑर्डर की बात हो जाएगी, आ गया कोई ऑर्डर सेकंड, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। चलो यहाँ पे रखो टू, वन माइनस टू, वन माइनस टू क्या हो गया, माइनस वन। इसका मतलब ये बना मोल इनवर्स, और लीटर की पावर माइनस वन ऊपर आ गया तो लीटर वन हो गया, लेकिन सेकंड हमेशा क्या रहेगा, माइनस। तो एक बात ध्यान रखनी है कि ये तो तीनों में है ही अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे जो मोल पर लीटर था, यहाँ लीटर पर मोल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मान लो तुमसे कोई कहे कि किसी रिएक्शन का, कोई रिएक्शन है ए टू बी, कोई भी जनरल रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0.023 सेकेंड इनवर्स है, तो पहचानो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो कैसे पहचानेंगे, कि रेट कांस्टेंट के यूनिट से। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स, इसका मतलब ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और रेट लॉ के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।